नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे पर्यावरण यानी कि पारिस्थितिक तंत्र लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम आज इस वीडियो के अंदर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है, पढ़ाया है आप लोगों को कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें होती है। तो छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं कि पर्यावरण की परिभाषा जो होती है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो आवरण होता है दोस्तों, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण के अंदर कई प्रकार की जो गैसें हैं वो होती है, और कोलाइड कण और निलंबन के कण होते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के अंदर दो प्रकार की गैसें मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ कि सक्रिय गैसें की श्रेणी में भी कुछ गैसें आती है और कुछ निष्क्रिय गैसें आती है। तो हम वापस रिपीट कर लेते हैं छोटे से इस वीडियो के अंदर कि पर्यावरण के अंदर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों, यानी कि अगर आप बात करें कि सर्वाधिक मात्रा के अंदर अगर कोई गैस इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड है यानी कि फैली हुई है, तो वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन है। और ये कितने परसेंटेज पे है? ये 78% परसेंटेज पे होती है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें कि ऑक्सीजन की बात करें हम दोस्तों, तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 0.21% है। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है? 0.21% है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% होती है। अब ये बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। तो हम बात करेंगे आज इस पारिस्थितिक तंत्र की। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, या इकोसिस्टम भी हम कह सकते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि अगर पृथ्वी पे आप लोगों ने देखा है और आप हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल चला रहे हैं, तो वो किसी न किसी आवास में जरूर होंगे, है ना। जैसे कोई जलीय प्राणी है तो वो जल के अंदर रहेगा। जंगल के अंदर कई प्रकार की प्रजातियां रहती हैं जो बिल बनाकर रहती हैं। रेप्टाइल्स होते हैं वो अधिकतर बिल बनाकर रहते हैं। पक्षी जो होते हैं वो घोंसले बनाकर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उनका प्राकृतिक आवास है। तो वो सारे पारितंत्रों का जो समूह होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों। याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र शब्द की सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया था दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और फिर इस पारिस्थितिक तंत्र की सबसे पहले व्याख्या जो की थी वो एजी टेंसले ने की थी दोस्तों। किसने की थी? एजी टेंसले ने। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है इस पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया था दोस्तों, व्याख्या की थी। अगर पारिस्थितिक तंत्र को हम देखें तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों वो कहलाती है पारितंत्र। क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पारितंत्र कहलाती है दोस्तों। अब पारितंत्र क्या है? पारितंत्र जीवों का आवास होता है, उनका परिवेश होता है दोस्तों। जैसे मान लो वन हो सकता है, ठीक है ना, पानी हो सकता है यानी कि जलीय पारितंत्र हो सकता है, तालाब हो सकता है, ये इनके पारितंत्र हो सकते हैं। पारितंत्र भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र हो सकते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र को अगर दो भागों में बांटा गया है, मेजरली कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र के पहले भाग की, तो इसको जैविक घटक के रूप में डिवाइड किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र की को सबसे पहले कौन से भाग में डिवाइड किया गया है? जैविक घटक के रूप में। और दूसरा कौन सा भाग है? अजैविक घटक के रूप में। दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है, यानी कि द फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है। तो पारिस्थितिक तंत्र के जनक जो होते हैं दोस्तों वो किनको कहा गया है? ओडम को कहा गया है दोस्तों। किनको कहा गया? ओडम को। तो याद रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है दोस्तों। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है कि जीवों का, पारितंत्रों का परिवेश जो उनके होते हैं उनका सभी का समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसको इकोसिस्टम कहते हैं। दूसरी बात नोट करने लायक है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? ओडम को कहा गया है, ठीक है ना। अब हम इस पारिस्थितिकी तंत्र के
अगर हम घटकों की बात करें दोस्तों, तो दो मुख्य घटक हैं। पहला घटक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से ही सारा स्पष्टीकरण हो रहा है कि जैविक घटकों का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कारक जिनमें जीवन है वो जैविक घटक में आते हैं, ठीक है ना। जैसे उत्पादक हो सकते हैं, उपभोक्ता हो सकते हैं, अपघटक हो सकते हैं, ठीक है ना। और अजैविक घटक कौन होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी कि प्रकृति के समस्त वो ऐसी मतलब जो ऐसे कारक जिनमें कोई जीवन नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि कोई तापमान हो सकता है, किसी वस्तु का तापमान हो सकता है, किसी वस्तु का दाब हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, किसी वस्तु का आयतन, आकार वगैरह, ये चीजें सारी किसमें आती है? अजैविक घटकों में आती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका अपघटन प्राकृतिक रूप से हो जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनका अपघटन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इससे, है ना। तो प्रकृति के वे समस्त पदार्थ जिनका अपघटन यानी कि वो डीजनरेट हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, अगर प्रकृति के द्वारा ही उनका अपघटन हो रहा है तो उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे दोस्तों। यानी कि प्रकृति के वो समस्त घटक या ऐसे पदार्थ जिनका प्रकृति के माध्यम से, जिनका प्रकृति के द्वारा क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, वो प्रकृति के द्वारा ही डीजनरेट हो रहे हैं, तो वो कौन से श्रेणी में आएंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आएंगे। और यदि पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका प्रकृति के द्वारा उनका अपघटन नहीं हो रहा है, तो वो अजैव निम्नीकरणीय कैटेगरी में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैविक घटकों की अगर बात करें तो प्रकृति के समस्त वे कारक या वे घटक जिनमें जीवन होता है, जिनमें पेड़ पौधे भी आते हैं दोस्तों। तो इनमें जो प्रमुख भाग रखे गए हैं वो सबसे पहला है उत्पादक। दोस्तों उत्पादक का मतलब ये होता है, प्रोड्यूसर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। उत्पादक का मतलब ये होता है कि प्रकृति के वे समस्त जैविक घटक जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं दोस्तों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन बनाते हैं, तो वो किस में आएंगे? उत्पादक में आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि पेड़ पौधे, प्रकृति के समस्त सारे पेड़ पौधे किस में आएंगे? उत्पादक में आएंगे। प्रकृति के समस्त सारे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि स्वयं भोजन को संचालित करते हैं, संचरित करते हैं, निर्मित करते हैं, वो किस में आएंगे? उत्पादक में आएंगे। तो पेड़ पौधे आ सकते हैं, इनमें शैवाल आ सकती है, शैवाल इसमें आती है। शैवालें जो प्रकृति की जितनी भी शैवालें वो क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है, तो शैवालें भी किस में आएंगी दोस्तों? उत्पादक के अंदर आएंगी। एक और चीज याद रखना, साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया भी किस में आता है? उत्पादक की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे उपभोक्ता की, बात करेंगे। इंग्लिश में इनको कंज्यूमर कहते हैं दोस्तों। तो उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ का उपभोग करना, यानी कि जो ऐसे प्रकृति के ऐसे सजीव घटक, यानी कि इसमें सजीव घटक जिनमें जीवन है वही आ रहे हैं जैविक घटक। तो प्रकृति के वे समस्त सजीव घटक जो अपने भोजन के लिए दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे फॉर्म के अंदर, वो सभी के सभी किस पे डिपेंडेंट है? उत्पादक पर निर्भर है, यानी कि पेड़ पौधों पे निर्भर है दोस्तों। यानी कि उपभोक्ता ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने भोजन के लिए, जो अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः किस पर डिपेंड रहेंगे? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके 2 प्रमुख भाग कर दिए गए हैं। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। ध्यान से सुनना दोस्तों। अब जो जैविक घटक होते हैं वो कौन से घटक हैं? तो प्रकृति के समस्त सजीव जो घटक हैं वो जैविक घटकों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और प्रकृति के समस्त ऐसे घटक जिनमें कोई जीवन नहीं है, यानी कि वो निर्जीव अवस्था के अंदर है, तो वो सभी के सभी किस में आएंगे? अजैविक घटकों में आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र का उसके क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो वो ताप और दाब, आर्द्रता, ये वर्षा, ये आयतन, आकार वगैरह, ये सब किस में आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं। और अगर हम सजीव घटकों की अगर बात करें तो उसमें उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे, अपघटक आएंगे, यानी कि प्रोड्यूसर आएंगे, कंज्यूमर आएंगे और डिकम्पोजर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर बात करें आगे उत्पादक की, जैसे कि अभी अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि उत्पादक होते क्या है।
नोट कर सकते हो आप लोग इस चीज को। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि उत्पादक वे सजीव घटक होते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाएंगे, अपना भोजन खुद निर्मित करते हैं। तो ऐसे घटक दोस्तों उत्पादक की श्रेणी में आएंगे, यानी कि उनको हम उत्पादक कहेंगे। तो प्रकृति के समस्त पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो पर्णहरित उनमें होता है और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कई प्रकार के खनिजों का ऑब्जर्वेशन करके अपना भोजन बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद में सेवालें जो आती है दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया अभी अभी पहले कि सेवालें ये भी किस में आएगी, उत्पादक में आएगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का सिस्टम अप्लाई करती है दोस्तों। इसके बाद में साइनोबैक्टीरिया, इसको नोट कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड डेवलप करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद उपभोक्ता की मैंने बात बताई थी कि उपभोक्ता का मतलब होता है कि उपभोक्ता जो उत्पादक पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, यानी कि अपना भोजन वो उत्पादक से ही ग्रहण करेंगे, इसलिए उनको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के हो सकते हैं उपभोक्ता? 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीयक उपभोक्ता जिनको टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की। तो आप नोट कर सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं दोस्तों जो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड होते हैं? उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कि बकरी है, गाय है, खरगोश है। यहाँ आप ध्यान देना, हाथी जो होता है दोस्तों, हाथी जो होता है, एलिफेंट, वो प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आएगा दोस्तों, क्योंकि हाथी पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। ठीक है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो पूर्णतः, एक तो वो शाकाहारी होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं, अपना भोजन पेड़ पौधों से ही वो प्राप्त कर रहे हैं। तो बकरी है, गाय है, ये हाथी है, ये सभी जो शाकाहारी जीव है, खरगोश वगैरह, वो किस में आएंगे दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। तो चलते हैं आगे। दूसरी बात है कि द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वो प्राणी होते हैं, यानी कि प्रकृति के वो समस्त सजीव घटक जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं। अब वो उत्पादक पर नहीं जाएंगे, उनका भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से आएंगे। ठीक है ना। यानी कि वो शाकाहारी प्राणियों का अपना भोजन बनाएंगे, उनका भक्षण करेंगे, उनका शिकार करेंगे, तो वो किस में आएंगे? वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर सभी जो प्राणी आते हैं वो कैसे आते हैं? मांसाहारी आएंगे। कैसे आएंगे? मांसाहारी प्राणी आएंगे, यानी कि वो पूर्णतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। इनमें जो बंदर आ सकते हैं, बिल्ली आ सकती है, ठीक है ना, और भी कई प्रकार के जीव आ सकते हैं जैसे मगरमच्छ वगैरह, ठीक है ना, ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। मानव जो है वो भी मांसाहारी कैटेगरी के अंदर आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन तृतीयक उपभोक्ता की। तो तृतीयक उपभोक्ता जो है उनको सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि तृतीयक उपभोक्ता को शीर्षस्थ उपभोक्ता भी हम कह सकते हैं। कौन सा उपभोक्ता कह सकते हैं? शीर्षस्थ उपभोक्ता कह सकते हैं। ये टर्शियरी कंज्यूमर कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि फूड चेन के अंदर, खाद्य श्रृंखला के अंदर जो सबसे तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जो लास्ट के उपभोक्ता होते हैं, उनका शिकार कोई नहीं कर सकता दोस्तों। जीते जी उनका शिकार कोई नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मांसाहारी प्राणियों की अगर बात करें तो शेर तृतीयक उपभोक्ता में आता है, क्योंकि वो शीर्षस्थ उपभोक्ता है दोस्तों। शेर का शिकार कोई उसके जीते जी नहीं कर सकता है, यानी कि उसके मरने के बाद में उसको डिकम्पोजर उसको डीजनरेट कर देंगे, बट जीते जी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर हम पक्षियों की बात करें दोस्तों, तो पक्षियों के अंदर जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो बाज होता है, जीते जी उसका कोई भक्षण नहीं कर सकता है। मरने के बाद में उसको बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर लेंगे। इसके बाद अगर हम जलीय प्राणियों की बात करें तो जलीय प्राणियों के अंदर जो तृतीयक उपभोक्ता होता है दोस्तों वो शार्क मछली होती है। कौन सी मछली होती है दोस्तों? शार्क मछली होती है, क्योंकि जो द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर छोटी मछली आती है, क्योंकि उनको शार्क खा सकती है, और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी शार्क खा जाती है। ठीक है ना। तो मगरमच्छ भी द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। वो बड़ा भारी भरकम वाला प्राणी है, लेकिन उसको बड़ी मछली यानी कि शार्क और व्हेल खा सकती है दोस्तों, तो इसलिए मगरमच्छ द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आएगा। तृतीयक उपभोक्ता को हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। रिपीट कर रहा हूं कि पक्षियों के अंदर बाज तृतीयक उपभोक्ता में आता है। अगर मांसाहारी प्राणियों की बात करें हम
तो उसके अंदर शेर जो है तृतीय उपभोक्ता में आता है, शीर्षस्थ उपभोक्ता में आता है। और अगर हम इसमें जलीय प्राणियों की अगर बात करें तो उसके अंदर शार्क मछली आती है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें अपघटकों की, दोस्तों अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबेज होते हैं, यानी कि ऐसे इनको अपन जीवाणु या बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो ये ऐसे प्राणी होते हैं, हालांकि यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप कि अपघटक को फूड चेन के अंदर हिस्सा नहीं मिला है, यानी कि खाद्य श्रृंखला के अंदर, कौन सी श्रृंखला के अंदर, खाद्य श्रृंखला के अंदर, खाद्य श्रृंखला के अंदर अपघटकों को स्थान नहीं मिला है। ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है सारे एग्जामों के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे 10th लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है या खाद्य श्रृंखला का भाग नहीं है दोस्तों, तो वो है अपघटक। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड करने लायक बात है। तो अपघटक जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि कोई भी जीव, प्रकृति का जीव, जो कैसा भी जीव है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या तृतीय उपभोक्ता है, अगर वो मरता है, ठीक है ना, तो उसको डिकम्पोज कर लेंगे ये, ठीक है ना। दूसरी चीज नोट करने लायक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपघटक जो होते हैं वो खनिजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कि ये मिट्टी के अंदर कोई भी अगर जीव मर रहा है तो उसका खनिजीकरण कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि ये उसको डिकम्पोज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी प्राणी, कैसा भी प्राणी हो, कि कोई किसी भी प्रकार का उपभोक्ता हो, यदि वो मरता है तो ये कहां से, उन्हीं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो अपघटक होते हैं वो प्रकृति के मृत सड़े गले पदार्थों से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किस रूप में, कार्बनिक यौगिकों के रूप में। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता ये होती है कि ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। हालांकि इस वीडियो को मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखने वाला हूं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, थैंक्स, टेक केयर।